देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमिनो के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने इनकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे इनकी क्षारीय सामर्थ्य के बारे में और एल्किलन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, और इनकी जो बाकी अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है एसिलन। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड और एस्टर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया एसिलन कहलाती है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा कि भाई जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक और द्वितीयक एमीन होते हैं वो एसिड क्लोराइड के साथ में, ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ में, एनहाइड्राइड के साथ में या एस्टर के साथ में क्या देते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। और देखिए इसे क्या कहते हैं, एसिलन कहते हैं। इस अभिक्रिया को एसिलन भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस अभिक्रिया को कि किस तरीके से ये एसिलन अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कोई हमारा क्या है, एमीन है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एमीन है, और एमीन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड क्लोराइड के साथ में करवा रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, समझिएगा बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो ये एथेनेमीन है, जो प्राथमिक एमीन है एथेनेमीन, ये अपने इस नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ से इस कार्बन पे आक्रमण करता है। क्लियर है, क्योंकि हम पढ़ के भी आए हुए हैं कि एमीन नाभिक रागी की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, नाभिक रागी आक्रमण होगा इधर की तरफ से, और ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। चले गए, इससे क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस आवेश और इधर ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस आवेश। ठीक है, वापस देखिए नाइट्रोजन पे तो आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ से इस कार्बन पे नाभिक रागी आक्रमण कर रहा है, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया होती है ये क्षार की उपस्थिति में होती है, और देखिए इस तरीके से एक मध्य उत्पाद बनता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मध्य उत्पाद बनता है जिसमें नाइट्रोजन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है भाई, नाइट्रोजन पे प्लस आवेश को खत्म करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है ये H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। किस रूप में बाहर निकल जाता है, H प्लस के रूप में, यानी बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके जाता है। क्लियर है। और देखिए यहाँ पे जो ये माइनस आवेश है ये पाई बंध बनाने में भाग लेता है, और यहाँ से ये Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाती है। आई बात समझ में। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और नाइट्रोजन अब उदासीन रह गया, नाइट्रोजन पे कोई आवेश नहीं है, और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है। और देखिए क्या होगा, इस तरीके से एक एमाइड का निर्माण होगा, एन एथिल एथेनेमाइड का क्या होगा, निर्माण। क्लियर है। और देखिए ये H प्लस और Cl माइनस मिलके HCl का क्या कर लेंगे, निर्माण। तो देखा आपने कि यहाँ पे किस तरीके से नाभिक रागी प्रतिस्थापन हो रहा है। और देखिए बच्चों यहाँ पे इस एमीन के हाइड्रोजन की जगह ये एसिल समूह आके जुड़ रहा है। भाई ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो एमीन का एक हाइड्रोजन हट गया और वहां पे ये एसिल समूह आके जुड़ गया। क्लियर है। चले आगे, चलिए। इस अभिक्रिया में NH2 अथवा NH समूह में, देखिए बच्चों ये NH2 का मतलब है ये बात कर रहा है प्राथमिक एमीन के समूह की, और इसका मतलब है ये कोई द्वितीयक एमीन समूह है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में NH2 अथवा NH समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। मैंने बताया ना आपको अभी कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का एसिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है। और देखिए इस एक अभिक्रिया से और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये कोई बेंजीन एमीन है, बेंजीन एमीन यानी एनिलीन है, और देखिए एनिलीन की अभिक्रिया अगर हम एथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे भी एसिलन होता है, यानी इस हाइड्रोजन की जगह, देखिए इस एक हाइड्रोजन की जगह ये एसिल समूह, ये जो एक एसिल समूह है ये आके जुड़ जाता है। देखिए एसिल समूह आके जुड़ गया एक हाइड्रोजन की जगह। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस एक हाइड्रोजन की जगह एसिल समूह आके जुड़ गया और ये बन गया एन फेनिल एथेनेमाइड, और साथ में एसिटिक अम्ल का भी क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखिए, एसिलन से प्राप्त उत्पाद को एमाइड कहते हैं। देखिए बच्चों एसिलन से जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसे एमाइड कहते हैं। और देखिए एमीन बेंजोइल क्लोराइड यानी C6H5COCl, देखिए ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा,
बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो एमीन बेंजोइल क्लोराइड से भी अभिक्रिया करते हैं और इसे बेंजाइलन कहते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, ये एमीन है, ठीक है, मेथेनेमीन है, और मेथेनेमीन जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रही है और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक हाइड्रोजन की जगह C6H5CO यानी ये समूह के जुड़ गया और देखिए क्या बन गया, एन मेथिल बेंजेमाइड का क्या हो गया, निर्माण, और साथ में HCl बाहर निकल गई। तो इसे कहा जाता है बेंजाइलन। क्या कहते हैं, बेंजाइलन। क्लियर है, चले आगे, चलिए 4th नंबर की अभिक्रिया देखिए बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और परीक्षा में यह अभिक्रिया पूछी ही जाती है। ठीक है, और इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं इसे। एलिफेटिक एवं एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एथेनोलिक KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन बनता है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें क्या होता है कि जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राथमिक एमीन होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक एमीन ही ये अभिक्रिया देते हैं। तो देखिए एलिफेटिक या एरोमेटिक जो प्राथमिक एमीन होते हैं उनकी अभिक्रिया अगर क्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म या एथेनोलिक KOH का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है जिसे आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो उत्पाद बनता है वो या तो आइसोसाइनाइड बनता है जिसे कार्बिल एमीन भी कहा जाता है। इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि कार्बिल एमीन का निर्माण होता है, साथ ही साथ इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कोई प्राथमिक एमीन है, को क्या है, प्राथमिक एमीन है। देखिए ध्यान से देखिए, ये कोई प्राथमिक एमीन है और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म CHCl3, देखिए इसे कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हैं एथेनोलिक KOH की उपस्थिति में। देखिए जो ये KOH है वो कैसा है, एथेनोलिक KOH की उपस्थिति में। ठीक है, और ये देखिए हमारे आइसोसाइनाइड, ये हमारा क्या बन गया, आइसोसाइनाइड का क्या हो गया, निर्माण, और KCl, 3 अणु KCl के और 3 अणु जल के भी बनते हैं। ठीक है, तो देखिए इसीलिए इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहा जाता है। तो यह अभिक्रिया आपको समझ में आई भाई, क्या है, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म के साथ और एथेनोलिक KOH के साथ करवाई और आइसोसाइनाइड का क्या हो गया यहाँ पे, निर्माण। ठीक है, चले आगे, चलिए। यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में किया जाता है। आगे देखिए, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो देखिए द्वितीयक एमीन और जो हमारे तृतीयक एमीन होते हैं वो ये अभिक्रिया नहीं देते हैं, यानी कहने का मतलब है कि केवल प्राथमिक एमीनों के परीक्षण के लिए ही इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया को या आइसोसाइनाइड परीक्षण को काम में लिया जाता है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक एमीनों के लिए यह अभिक्रिया काम में नहीं ली जाती क्योंकि द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्लियर है, आया समझ में आपको यह अभिक्रिया। चलिए आगे, 5वीं अभिक्रिया देखिए, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रस अम्ल से किस प्रकार एमीन अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए तीनों प्रकार की एमीन नाइट्रस अम्ल से अलग अलग तरह से क्रिया करती है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, तीनों प्रकार की जो हमारी एमीन है वो नाइट्रस अम्ल से अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती है। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। देखिए बच्चों, जो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन होते हैं वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, डाइएजोनियम लवण, यानी एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण का निर्माण होता है जो अस्थायी होने के कारण, देखिए जो कैसे होते हैं, अस्थायी, तो अस्थायी होने के कारण नाइट्रोजन मुक्त कर अल्कोहल में बदल जाते हैं। यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, लास्ट में जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, अल्कोहल बना, क्योंकि बीच में जो एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण बनता है वो अस्थायी होता है, तो उसमें से नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है और अल्कोहल का क्या हो जाता है, निर्माण।
तो देखिए इसे अभिक्रिया से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कोई हमारी एमीन है, ठीक है, एमीन है, और एमीन की अभिक्रिया यानी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल के साथ करवा रहे हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो नाइट्रस अम्ल बनता है ना वो अभिक्रिया मिश्रण में ही बनता है। और कैसे बनता है, NaNO2 प्लस HCl। देखिए समझने की कोशिश करना, NaNO2 प्लस HCl इनकी अभिक्रिया से अभिक्रिया मिश्रण में ही नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 का क्या होता है, निर्माण। क्लियर है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों क्या होगा, देखिए जब प्राथमिक एमीन और नाइट्रस अम्ल के बीच में अभिक्रिया होगी तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक लवण बनता है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, सबसे पहले ये लवण बनेगा जिसका नाम है डाईएजोनियम लवण, ठीक है, और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड। इसे और क्या बोल सकते हैं, एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं। यानी हमारे इस लवण का निर्माण होता है। और देखिए लास्ट में इस लवण में से क्या होता है, N2 बाहर निकल जाती है, N2 यानी नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, HCl बनेगा, और लास्ट में देखिए ये ROH यानी अल्कोहल का क्या हो गया, निर्माण। ठीक है, तो आया समझ में भी, प्राथमिक एमीन जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद क्या बना, हमारा अल्कोहल बना। क्लियर है, चलिए आगे। नाइट्रोजन की मात्रात्मक निकासी का उपयोग एमिनो अम्लों व प्रोटीन के आकलन में किया जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन की मात्रात्मक निकासी है यानी कितनी मात्रा निकली है उसका उपयोग एमिनो अम्लों व प्रोटीन के आकलन में करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वो भी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हैं लेकिन कम ताप पर। और देखिए ताप क्या है, 273 से 278 केल्विन। तो वापस देखिए, एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप यानी 273 से 278 केल्विन पर अभिक्रिया कर डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डाईएजोनियम लवण। यह है यौगिक एक महत्वपूर्ण यौगिक है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह यौगिक कैसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो डाईएजोनियम लवण बनता है, भाई एरोमेटिक एमीन जब नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और जो डाईएजोनियम लवण बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक होता है। और देखिए इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, चले आगे, चलिए अब देखिए इस अभिक्रिया को समझ लीजिए कि किस तरीके से एरोमेटिक एमीन से डाईएजोनियम क्लोराइड लवण का निर्माण होता है। देखिए बच्चों ये कोई एरोमेटिक एमीन है, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन है। लीजिए भाई, एनिलीन की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ। और मैंने आपको कहा था कि नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया मिश्रण में बनता है NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों के उपयोग से, यानी ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रस अम्ल बनता है। तो देखिए जब एनिलीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो देखिए हमारे इस डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है जिसे कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक होता है, महत्वपूर्ण यौगिक होता है जिसका उपयोग कई पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है। और देखिए साथ में NaCl और जल भी बनता है। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। और देखिए अगर हम द्वितीयक और तृतीयक एमीन की बात करें तो ये नाइट्रस अम्ल से बिल्कुल ही भिन्न तरीके से क्या करते हैं, अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक का, चले आगे, चलिए अब देखिए 6 नंबर की अभिक्रिया देखिए, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे एमीन की एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, देखिए बच्चों ये होता है हमारा एरिल सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। ठीक है, इसे कहते हैं हम एरिल सल्फोनिल क्लोराइड और इसका एक नाम और है हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या कहा जाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, तो देखिए
एरिल सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर है। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन होते हैं वो इस हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ यानी एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सल्फोनेमाइड का क्या करते हैं, निर्माण। ठीक है, आगे देखिए। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की बात करें और देखिए बच्चों जो हमारा एरिल सल्फोनिल क्लोराइड है उसे ही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहा जाता है। तो देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से एन एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड प्राप्त होते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अभिक्रिया को ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा एरिल सल्फोनिल क्लोराइड है और इसकी अभिक्रिया हम प्राथमिक एमीन के साथ करवा रहे हैं, एथेनेमीन है। भाई क्या होगा, ये H और Cl, ये HCl के रूप में बाहर निकल गया और ये जो पूरा समूह है ये पूरा समूह ऐसे कैसे इस हाइड्रोजन की जगह आके जुड़ गया। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या प्राप्त हुआ, ये उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, और देखिए ये कैसा होता है, क्षार में विलय होता है। क्लियर है। तो आगे देखिए सल्फोनेमाइड क्षार में विलय होते हैं। भाई हमने पढ़ा ये सल्फोनेमाइड है। तो देखिए सल्फोनेमाइड क्षार में विलय होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन प्रबल इलेक्ट्रॉन खींचने वाले सल्फोनिल समूह की उपस्थिति के कारण प्रबल अम्लीय होती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना ये प्रबल अम्लीय होती है, H+ के रूप में बाहर निकल जाती है क्योंकि ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन खींचने वाले सल्फोनिल समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, अम्लीय हाइड्रोजन होती है। और देखिए ठीक है, और इसलिए क्या होती है, ये प्रबल अम्लीय होती है और इसीलिए सल्फोनेमाइड क्या होते हैं, क्षार में विलय। देखिए तो समझने की कोशिश करना, इसीलिए ये सल्फोनेमाइड कैसे होते हैं, क्षार में विलय होते हैं। चले आगे, चलिए। द्वितीयक एमीन की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से एनएन डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। अब द्वितीयक एमीन की बात कर रहे हैं तो देखिए द्वितीयक एमीन की जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो एनएन डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनते हैं। और देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो ध्यान दीजिएगा ये अभिक्रिया है, देखिए यहाँ पे हमारा एरिल सल्फोनिल क्लोराइड है, हम द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, वही H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये पूरा समूह ऐसे कैसे हाइड्रोजन की जगह आके जुड़ जाएगा। ये बन गया एनएन डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, और देखिए एनएन डाईएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड में कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा नहीं होता। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, अतः यह अम्लीय नहीं होता, यानी ये अम्लीय नहीं होता है तथा क्षार में अविलय होता है। ठीक है, आया समझ में। चलें आगे, चलिए। तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करती। देखिए बच्चों तृतीयक एमीन इस हिंसबर्ग अभिकर्मक से यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कोई अभिक्रिया नहीं करती है और इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में विभेद करने तथा इन्हें मिश्रण से पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये कि किस तरीके से जो एमीन होते हैं वो हमारे हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में या एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, आई समझ में आपको ये अभिक्रिया। चले आगे, चलिए। अब सातवीं अभिक्रिया देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और परीक्षा में पूछी भी जाती है ये अभिक्रियाएं। तो देखिए एरोमेटिक एमीन एनिलीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिलीन के बारे में। देखिए ये होती है हमारी एनिलीन। ठीक है, ये एनिलीन है, ये एरोमेटिक एमीन होती है। तो देखिए जो एनिलीन है वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या जिसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं देती है। ठीक है, NH2 समूह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक एवं
शक्तिशाली सक्रियक समूह होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये NH2 समूह है, ये जो NH2 समूह जुड़ा है बेंजीन वाले से, ये एक तो ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, ठीक है, और कैसा होता है, सक्रियक, शक्तिशाली सक्रियक समूह होता है। अतः यह अभिक्रिया ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, ये जो अभिक्रियाएं होती है वो या तो ऑर्थो स्थिति पर, यानी या तो इस ऑर्थो स्थिति पर संपन्न होती है या इस पैरा स्थिति पर संपन्न होती है, ठीक है। चलिए आगे, इसकी पहली अभिक्रिया देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे ब्रोमीनन। कौन सी पढ़ेंगे, ब्रोमीनन। तो देखिए, एनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल से क्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का सफेद अवक्षेप देती है। देखिए बच्चों, अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पूछी जाती है ये अभिक्रियाएं। तो देखिए क्या है भाई, एनिलीन है, देखिए एनिलीन है, और जब एनिलीन की अभिक्रिया देखिए ब्रोमीन जल के साथ करवाई जाती है। भाई ब्रोमीन जल के साथ जब हम एनिलीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का सफेद अवक्षेप क्या होता है, प्राप्त। तो देखिए, आपने देखा यहाँ पे दोनों तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हो गया, ठीक है। और ये जो हम अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, ये अभिक्रियाएं होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ यहाँ पे, एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, और साथ में HBr भी बना। क्लियर है, आगे देखिए, एरोमेटिक एमीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मुख्य समस्या है इनकी उच्च अभिक्रियाशीलता। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम एरोमेटिक एमीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो मुख्य समस्या आती है इनकी अधिक क्रियाशीलता, या हम कह सकते हैं इनकी उच्च अभिक्रियाशीलता। इसमें प्रतिस्थापन ऑर्थो तथा पैरा दोनों स्थानों पर हो सकता है। तो देखिए, इनकी उच्च क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, प्रतिस्थापन ऑर्थो पे भी हो सकता है और पैरा पे भी, ठीक है, यानी दोनों स्थिति पर हो सकता है। तो देखिए, यदि हमें एनिलीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाना है, तो देखिए अगर हमें एक ही पोजीशन पर क्या करवाना है, प्रतिस्थापन, तो जो NH2 समूह है, तो NH2 समूह को एसिटिक एनहाइड्राइड के एसिटिलन द्वारा परिरक्षित करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस NH2 समूह का परिरक्षण करना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा इसका एसिटिलन करके, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर प्रतिस्थापन करके प्रतिस्थापित एमाइड को जल अपघटन द्वारा प्रतिस्थापित एमीन में बदला जाता है। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी एरोमेटिक एमीन है, देखिए जो ध्यान दीजिएगा, जो एरोमेटिक एमीन है वो बहुत अधिक क्रियाशील होती है। तो अधिक क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो और पैरा दोनों ही स्थिति पर प्रतिस्थापन हो जाता है, और हमें केवल एक सिंगल व्युत्पन्न चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि केवल एक ही स्थिति पर हमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवानी है, तो हमें NH2 समूह का परिरक्षण करना पड़ेगा, और वो परिरक्षण किया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के एसिटिलन के द्वारा, और उसके बाद उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाई जाती है, और फिर उसके बाद हम प्रतिस्थापित एमाइड का जल अपघटन करते हैं और हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे, तो देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए बच्चों, ये क्या है, एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन है, हमें केवल एक ही व्युत्पन्न प्राप्त करना है, यानी एक ही पोजीशन पे हमें प्रतिस्थापन करवाना है। तो सबसे पहले एनिलीन के इस NH2 समूह का हम परिरक्षण करेंगे। कैसे, इसकी अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में हम इस एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे। जैसे ही एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे, हमें पता है नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन की जगह एसिटिल समूह आके जुड़ जाएगा, और देखिए इस तरीके से एमाइड बनेगा। यानी क्या बना, ये बना एन फेनिल। देखिए एन से फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया एन फेनिल एथेनेमाइड, और इसे एसिटेनिलाइड भी कहते हैं, ठीक है, यानी हमारा एमाइड बन गया।
वापस देखिए, सबसे पहले हमने एनिलीन के NH2 समूह का क्या किया, परिरक्षण किया, हमें ये एमाइड प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में। ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, यानी एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में जब ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा, यानी एक ही उत्पाद प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन कहाँ होगा, पैरा पे, यानी इस पैरा पोजीशन पे ही ये ब्रोमीन आके जुड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम जल अपघटन कर देंगे, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कर देंगे। और देखिए ये यहाँ पे दोबारा देखिए NH2 समूह आ जाएगा, और ये देखिए हमारे एनिलीन के पैरा पोजीशन पे क्या हो गया, प्रतिस्थापन। तो आपने देखा हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 ब्रोमो एनिलीन। तो हमें क्या मिला, 4 ब्रोमो एनिलीन। और देखिए जब हमने ये अभिक्रिया पढ़ी भाई, जब हमने वो, और देखिए बच्चों जब हमने पढ़ा कि भाई सीधे सीधे अगर एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाई दी जाती है तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। क्लियर है, आई समझ में आपको ये अभिक्रिया। चलिए अब देखिए दूसरी अभिक्रिया, देखिए बच्चों नाइट्रोकरण। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, एनिलीन के नाइट्रोकरण से नाइट्रो व्युत्पन्न बनते हैं। देखिए एनिलीन के नाइट्रोकरण से क्या होता है, नाइट्रो व्युत्पन्न बनते हैं। ठीक है, प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलीनियम आयन बनाती है जो मेटा निर्देशक होता है। अतः ऑर्थो तथा पैरा व्युत्पन्न के अलावा मेटा व्युत्पन्न भी बनता है। तो देखिए बच्चों, जो ये नाइट्रोकरण होता है ये प्रबल अम्लीय माध्यम में होता है। अब क्या होता है, प्रबल अम्लीय माध्यम में जो एनिलीन है वो प्रोटॉन ग्रहण कर लेती है और एनिलीनियम आयन बना लेती है, और ये एनिलीनियम आयन होता है मेटा निर्देशी, यानी वहां पे ऑर्थो उत्पाद भी बनता है, मेटा उत्पाद भी बनता है और पैरा उत्पाद भी बनता है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को समझिएगा। देखिए तो देखिए बच्चों ये क्या है, एनिलीन है। ठीक है, हम एनिलीन का क्या करवा रहे हैं, नाइट्रोकरण करवा रहे हैं, यानी इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 और HNO3 के साथ में करवा रहे हैं। तो देखिए हमें ये तीनों उत्पाद प्राप्त होंगे, यानी ऑर्थो पे भी प्रतिस्थापन होगा, मेटा पे भी होगा और पैरा पे भी होगा। ठीक है, पैरा उत्पाद तो बनेगा 51%, मेटा उत्पाद बनेगा 47% और हमारा ऑर्थो उत्पाद बनेगा 2%। ठीक है, अब देखिए एसिटिलन अभिक्रिया द्वारा, देखिए अगर हम NH2 समूह का परिरक्षण कर देते हैं उसकी बात हो रही है। तो देखिए एसिटिलन अभिक्रिया द्वारा NH2 समूह का परिरक्षण करके नाइट्रोकरण अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और पैरा नाइट्रो व्युत्पन्न मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए अगर हमें पैरा उत्पाद चाहिए तो हम NH2 समूह का क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे और उसके बाद इसका हम नाइट्रोकरण करवाएंगे। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझिएगा। देखिए इस अभिक्रिया को भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे होती है अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों ये एनिलीन है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एनिलीन के इस NH2 समूह का परिरक्षण किया, यानी एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाई पिरिडीन की उपस्थिति में और हमें एसिटेनिलाइट प्राप्त हो गया। अब हम इसका क्या करवाएंगे, नाइट्रोकरण, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे HNO3 और H2SO4 के साथ में 288 केल्विन ताप पर। और देखिए अब यहाँ पे इस जो एसिटेनिलाइड है इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा, तो ये बन गया पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। और अब इसका जब हम अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे NH2 समूह दोबारा आ जाएगा और पैरा नाइट्रो एनिलीन हमें प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि अब पैरा पोजीशन पे क्या हो गया, नाइट्रोकरण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस अभिक्रिया को क्या कर लिया, नियंत्रित कर लिया। चले आगे, चलिए अब देखिए बच्चों सल्फोनेशन। देखिए एनिलीन सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कर एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। देखिए बच्चों जो एनिलीन है वो सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। ठीक है, जो H2SO4 के साथ 453 से 473 केल्विन ताप पर गर्म करने पर
पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जिसे सामान्यतः सल्फेनिलिक अम्ल भी कहते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में देती है। तो देखिए सल्फोनेशन पे क्या प्राप्त हुआ, हमें सल्फेनिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए ये हमारी एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन की अभिक्रिया देखिए, समझने की कोशिश करना इस अभिक्रिया को। देखिए एनिलीन है, एनिलीन की अभिक्रिया हमने H2SO4 के साथ करवाई। देखिए क्या होगा, ये H2SO4 समूह यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो NH2 है वो क्षार की तरह व्यवहार करता है, ये अम्ल है, तो ये बन गया एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब देखिए जब इसे गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सल्फेनिलिक अम्ल, यानी SO3H समूह यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे NH2 समूह रह जाएगा, यानी सल्फेनिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। और देखिए ये सल्फेनिलिक अम्ल इस ज्विटर आयन में क्या होता रहता है, परिवर्तित, यानी ये जो H है ये इस नाइट्रोजन से आके जुड़ जाता है, जिससे नाइट्रोजन पे आ गया प्लस और यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, इसे कहते हैं ज्विटर आयन और ये होता है उभयाविष्ट आयन। ठीक है, यानी इस एक ही आयन पे देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों आवेश है और दोनों ही आवेश देखिए अलग अलग परमाणुओं पर है। क्लियर है, ये होता है ज्विटर आयन। तो इस तरीके से ये सल्फोनेशन अभिक्रिया होती है। और देखिए बच्चों एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं क्योंकि यह AlCl3 के साथ लवण बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में जो हम AlCl3 उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं ना, उनके साथ में एनिलीन क्या कर लेती है, लवण बना लेती है। इस लवण में नाइट्रोजन पर धन आवेश आ जाता है जो प्रबल निष्क्रियक समूह की तरह व्यवहार करता है। देखिए होता क्या है, जो ये लवण है ना, इस पे नाइट्रोजन पे धन आवेश आ जाता है जो कि क्या है, प्रबल निष्क्रियक समूह। क्लियर है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों हमारी एमिनो की रासायनिक अभिक्रियाएं समाप्त हो चुकी है। इन अभिक्रियाओं की आप प्रैक्टिस करिए और अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम डाई एजोनियम लवणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।